Hello students, my name is Rahul Singh and you are watching Mystic Maths। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के 15th लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आज क्रैमर्स रूल के बारे में। ठीक है, क्रैमर रूल को हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। किस चीज़ का मेथड है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के काम में आता है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो जो लोग सिर्फ बोर्ड के लिए देख रहे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, ये वाले टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। ओके, बाकी मेंस और एडवांस के लिए क्या है, ये ज़रूरी है। जैसे पिछले साल की बात करें 2019 का जो था पेपर अपना मेंस वाला, उसके सारे शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन, ये क्रैमर रूल के बेसिस पे एक क्वेश्चन, जितने भी शिफ्ट थे दोनों ही में मिला के मतलब 16 पेपर थे, और सब में ही एक एक क्वेश्चन तो लगभग था ही इस वाले टॉपिक का। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। क्रैमर रूल इसका नाम है। किस काम में आता है? तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के काम में आता है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले इसमें लीनियर वर्ड लिखा है, तो अगर मैं याद दिलाऊं तुम्हें 10th क्लास में हम लोग इस तरीके का इक्वेशन पढ़ चुके हैं भैया। 3x + 2y = 6 और मान लिया 4x - 5y = 10। बोलते हैं इसको सॉल्व करो, है ना। एक साथ इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दो वेरिएबल है मेरे पास, x और y, दो इक्वेशन है। बोलते हैं इसको सॉल्व करो। एक्स वाई का एक ऐसा वैल्यू बताओ जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, एक साथ। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? साइमल्टेनियस मतलब सेम टाइम, है ना। तो एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हैं हर जगह वेरिएबल का जो पावर है वो क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए, तब उसको बोलते हैं लीनियर। ओके, तो ये समझ आ गया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। वो 2 वेरिएबल का भी हो सकता है, 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। ओके, तो इसको सॉल्व करना है हमें बेसिकली डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे, उसी को क्रैमर रूल बोला जाता है। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अब आ जाओ, सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत सोल्यूशन के बारे में देखा जाए, डिस्कस किया जाए, कितने प्रकार के क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ओके, जैसे अगर हम बात करें कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखा है, जैसे अगर मैं लिखूँ मान लो x + y + z = 6, x - y + z = 2, 2x + 3y + 4z = 5। मान लो 3 वेरिएबल का ये 3 इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब x का, y का और z का ऐसा वैल्यू जो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर जाएगा वो कहलाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का क्या मेथड है? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। वैसे तो हम लोग इसको सॉल्व करने का मेथड ऑलरेडी जानते हैं। अगर 10th क्लास की बात करें तो ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 वेरिएबल की बात करें तो 3 वेरिएबल में भी हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले मान लो इक्वेशन 1 और 2 लिया, जेड को कांस्टेंट मानते हुए, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू एक्स एज वेल एज वाई इन टर्म्स ऑफ हमने जेड रख लिया और उसको फिर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो z का वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा। एक बार z मिलेगा तो x मिल जाएगा, फिर y मिल जाएगा। तो ये मेथड तो है ही, बट हमें ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से सीखना है कि वो कैसे करेंगे। ओके, तो अब क्या क्या हो सकता है ये एक बार बात कर लें। सॉल्व करने से पहले ऐसा हो सकता है कि कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखा हो, उसका एक ही यूनिक सोल्यूशन है, मतलब वेरिएबल की सिर्फ एक ही सेट वैल्यू हो जो जितने भी इक्वेशन लिखे हैं उन सबको सेटिस्फाई करे, तो ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोला जाता है। ओके, कंसिस्टेंट का मतलब कम से कम एक सोल्यूशन, एटलीस्ट 1 सोल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि जो भी इक्वेशन लिखे हैं उनमें वेरिएबल का कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, मतलब कोई भी x और y का वैल्यू ही ना निकले, या जितने भी वेरिएबल है x, y और z अगर 3 है तो। ओके, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कोई सोल्यूशन नहीं, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कम से कम एक सोल्यूशन, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब
कंसिस्टेंट की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि कम से कम एक, इसका मतलब एक या एक से ज़्यादा। तो अगर एक ही सोल्यूशन हुआ उसको बोलेंगे हम लोग यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोल्यूशन हो, इन्फिनाइट सोल्यूशन हो, तो मोर देन वन सोल्यूशन। सही है, इन्फिनाइट सोल्यूशन का ये मतलब हुआ। फिर यूनिक सोल्यूशन है तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है। अगर एक से ज़्यादा सोल्यूशन है, इन्फिनाइट सोल्यूशन है, ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन चाहिए। एक बार यूनिक सोल्यूशन को भी और डिस्कस कर लिया जाए। यूनिक सोल्यूशन में भी ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिसमें सारे वेरिएबल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे अगर मैं लिखूँ 2x + 3y = 0 एंड 4x + 5y = 0। अब तुम इसको सॉल्व करके देखोगे तो x और y दोनों का ही वैल्यू क्या आएगा, जीरो। यूनिक सोल्यूशन है लेकिन 0 सोल्यूशन है। तो ऐसे सोल्यूशन को ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन ऑल द वेरिएबल्स आर इक्वल टू 0। जब सारे वेरिएबल का वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो वो भी यूनिक सोल्यूशन में ही आया, लेकिन सब 0। अच्छा, ट्रिवियल का मतलब होता है, ट्रिवियल का मतलब अगर मैं बोलूँ, ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो इसे तुम याद रख सकते हो कि ट्रिवियल के मीनिंग से, जैसे सारे वैल्यू ही 0 आ गए तो वो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसको ट्रिवियल नाम दे दिया। ओके, और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाए। नॉन ट्रिवियल का मतलब कि कम से कम एक वेरिएबल का वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए। कम से कम एक वेरिएबल का वैल्यू जो है वो नॉन जीरो आना चाहिए। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज 2x + 3y = 6, 4x + 5y = 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, इसमें चलो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 6 - 5 y = 2 आ जाएगा। और y का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो x बराबर जो है वो 0 आ जाएगा। इस केस में क्या हुआ कि x का वैल्यू तो 0 है लेकिन y जो है वो नॉन जीरो है। तो कम से कम एक भी अगर नॉन जीरो आ गया, अगर मान लो x भी नॉन जीरो आ गया रहता, इस तरीके के सोल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एट लीस्ट वन वेरिएबल हैज नॉन जीरो वैल्यू। सही है, तो ये अभी मैंने सोल्यूशन के बारे में कुछ बताया आपको। अब आगे देखते हैं कि बेसिकली ये कैसे काम करता है, डिटर्मिनेंट मेथड कैसे काम करता है, क्रैमर रूल की हेल्प से हम लोग कैसे इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करेंगे। तो उसमें चलो पहले हम लोग 2 × 2 का ही एग्जांपल लेते हैं। ओके, सॉरी 2 वेरिएबल का इक्वेशन उठाते हैं पहले, बाद में फिर 3 वेरिएबल का देखेंगे। तो अभी हम लोग 2 वेरिएबल की इक्वेशन की बात करते हैं। चलो मान लिया मेरे पास पहला इक्वेशन a1x + b1y = c1 है और दूसरा इक्वेशन a2x + b2y = c2 है। ठीक है, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करने के लिए जितने वेरिएबल हैं उससे एक ज़्यादा, अगर 2 वेरिएबल है मेरे पास तो 3 होंगे तो 3 डिटर्मिनेंट यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम लोग। ओके, अब एक डिटर्मिनेंट का नाम होगा डेल्टा। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, तो ये यहाँ जो ये कोफिशिएंट्स दिखाई दे रहे हैं x और y के, मतलब वेरिएबल के, उन्हीं को बस अरेंज कर दो। पहले इक्वेशन को पहले रो में लिख दिया और दूसरे इक्वेशन को दूसरे रो में लिख दिया। दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट दूसरे रो में, पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट पहले रो में। ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, डेल्टा। इसका नाम हमने डेल्टा रख दिया। अब इसके बाद एक और डिटर्मिनेंट हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा 1। ये डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 कैसे मिलेगा, जो हमारा डेल्टा था उस डेल्टा में पहले कॉलम की जगह पे ये जो कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं इनको रिप्लेस कर देना है, C1 और C2। पहले कॉलम कांस्टेंट एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, जो इक्वेशन में इक्वल टू के राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं उनसे, तो वो डेल्टा 1 बन गया। और इसी प्रकार ये यहाँ पे देखना, डेल्टा में दूसरे कॉलम में
C1 C2 रिप्लेस कर दें, पहला एज इट इज रखें, तो ये कहलाएगा हमारा डेल्टा 2। ये 3 डिटर्मिनेंट है मेरे पास। ओके, अभी एग्जाम्पल से और बेहतर समझ आएगा कैसे लिख रहे हैं। अब आ जाओ थोड़ा इसको देखते हैं साहब। डेल्टा 1 अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, डेल्टा 1 है मेरे पास C1 B1 C2 B2, सही है, समझ आ रहा है। C1 क्या, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 से C1 की जगह पे क्या मैं A1x प्लस B1y लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया। C2 की जगह पे A2x प्लस B2y लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब जो हमारा डेल्टा 1 है वो ऐसा कुछ दिखने लगा। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट थोड़ा मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे। जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 को मैं थोड़ा चेंज करूँगा। कॉलम 1 को कैसे मैं चेंज करूँगा, C1 बिकम C1 माइनस वाई C2। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी कॉलम में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो या प्लस कर दो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है डिटर्मिनेंट के वैल्यू के ऊपर। तो ये काम अगर मैं करूँ तो क्या बचेगा, आप देखो अब मेरे पास बचेगा यहाँ पर सिर्फ A1x और A2x, क्योंकि B1y B2y तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर B1 रह गया और यहाँ B2 रह गया, सही है कि नहीं। ओके, अब यहाँ से पहले कॉलम से x कॉमन भी निकाला जा सकता है। तो अगर ये काम किया तो ऐसा कुछ हो गया, ये किसका वैल्यू चल रहा है, ये डेल्टा 1 का। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा 1 बराबर x इंटू ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, इसको ध्यान से देखो तो क्या ये डेल्टा लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये एक चीज़ मिला मुझे, डेल्टा 1 बराबर x इंटू डेल्टा। इसी तरीके से अगर मैं डेल्टा 2 से स्टार्ट करता तो मुझे फाइनली डेल्टा 2 बराबर y इंटू डेल्टा मिलता। अब वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें मिली मुझे, ठीक है। ओके, अब यहाँ अगर मैं बोलूँ कि इफ़ डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0, मान लो डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है, तो डेल्टा से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, नॉन जीरो से डिवाइड तो किया ही जा सकता है। तो जब जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा पहले वाले में, यहाँ पे x बराबर मिल जाएगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा और y बराबर मिल जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। मुझे x और y ही तो सॉल्व करना था। देखो x और y का वैल्यू आ गया। इसी चीज़ को बोला जाता है क्रैमर्स रूल। अब देखो x और y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्योरली हमने क्या किया है, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है। डेल्टा 1 भी एक डिटर्मिनेंट है, डेल्टा 2 भी एक डिटर्मिनेंट है और डेल्टा भी डिटर्मिनेंट है। तो सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हम लोग लीनियर इक्वेशंस को, चाहे वो 2 वेरिएबल के हों या आगे हम देखेंगे 3 वेरिएबल के हों, है ना, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ नोट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो देखो ये पहली बात क्या लिखी है कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है तो देखो अभी अभी मैंने बताया डेल्टा 0 नहीं है तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया और जैसे ही डिवाइड किया मुझे x और y का जो है वैल्यू मिल गया। तो x और y का एक ही तो वैल्यू मिला, क्या हो गया, वो यूनिक सोल्यूशन हो गया। ओके, दूसरा केस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा जो है वो हमारा 0 आ जाए। जैसा एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूँ चलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो डेल्टा मैंने कैसे बताया था कि ये जो कोफिशेंट वाला डिटर्मिनेंट बनेगा 2, 3, 4 और 6, इसको डेल्टा बोलते हैं हम लोग। तो देखो ये 12 माइनस 12 क्या आ गया, 0। अब डेल्टा 0 अगर आ गया तो डेल्टा 0 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, डेल्टा अगर 0 आ गया तो फिर मुझे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। अगर वो दोनों भी 0 हैं तब तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे उसके। अगर वो दोनों डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी, अब डेल्टा 1 कैसे मिलता है, जैसे इस केस में मैं डेल्टा 1 की बात करूं तो डेल्टा 1 मेरा होगा ये जो 6 और 10 है उसको पहले कॉलम में लिख दिया जाएगा ये। तो 36 माइनस 30 ये कितना आ गया, 6, 0 के बराबर नहीं आया। और डेल्टा 2 की अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा 2 यहाँ से डेल्टा जो है उसमें दूसरे कॉलम में 6 और 10 रख देना है। तो यहाँ पे 20 माइनस 24 ये भी 0 के बराबर नहीं आया। तो अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से कम एक भी अगर 0 नहीं होता है, अगर दोनों भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक नॉन जीरो है, तो ऐसे में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। इसका मतलब ये वाला जो एग्जांपल मैंने उठाया है
इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये हम लोग ज्योमेट्रिकली भी इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, वैसे तुम लोग 10th क्लास में इसको पढ़ भी चुके हो। ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और बेहतर समझ आ जाएगा। तो क्या बोला मैंने, ये 3 इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखे हैं। डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, लेकिन डेल्टा अगर जीरो हो गया तो फिर मुझे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। अगर वो दोनों भी जीरो आ गए तो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। और डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से कम एक भी अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यू दे दिया तो फिर उसका नो सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन आ जाओ, चेक कर लेते हैं। ओके, ये वाला जो एग्जांपल था ये मैं हटा देता हूँ। ओके, स्पेस क्रिएट हो गया मेरे पास। ओके क्या करना है मुझे, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन इसका देना है। तो पहली चीज़ जो मैंने बोली थी कि डेल्टा का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। देखो डेल्टा है क्या, देखो ये यहाँ पे क्या है डेल्टा, a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1, ये जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a1b2 a2b1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ कि a1/b1 a2/b2 के बराबर नहीं है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अगर तुम देखो ध्यान से यहाँ पे, ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे लिखे थे, ये चीज़ ये 10th क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं और 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। ओके, अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहली लाइन का स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ L1, तो तुम बोलोगे माइनस a1/b1। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि दूसरी वाली लाइन का स्लोप बता दो तो तुम बोलोगे माइनस a2/b2। सही बात है कि नहीं, मामला सेट हो रहा है पूरा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कि पहली वाली लाइन का जो स्लोप है वो दूसरी वाली लाइन के स्लोप के बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो लाइन्स आर व्हाट, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स में तो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही तो आएगा। इसका मतलब कि देयर इज यूनिक सोल्यूशन। मामला समझ आ रहा है, सेट हो रहा है पूरा। दूसरा चीज़ देखो भैया, दूसरा चीज़ मैंने क्या बोला कि अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाए, अब डेल्टा जीरो हो जाए तो इसका मतलब तुम समझ गए, इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन का स्लोप अब क्या है, बराबर है। अब अगर दोनों लाइन का स्लोप बराबर है तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाए और या एक के ऊपर दूसरी लाइन बन जाए, कोइंसिडेंट लाइन हो जाए, या फिर पैरेलल लाइन्स हो जाए। सही है कि नहीं। तो यही जब पैरेलल लाइन वाला केस आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइन वाले में हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट सोल्यूशन। क्योंकि ज्योमेट्रिकली सोल्यूशन का मतलब हुआ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैरेलल लाइन तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसीलिए उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और इन्फिनाइट सोल्यूशन का मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर दूसरा है, तो भैया उस लाइन के ऊपर मौजूद हर एक पॉइंट का जो एक्स और वाई है वो दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इन्फिनाइट सोल्यूशन आ गया। बात समझ में आ रहा है। तो ये पैरेलल लाइन वाले केस में क्या हो जाता है कि डेल्टा 1 या फिर डेल्टा 2 में से कम एक, एटलीस्ट 1, वो नॉन जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन जीरो हो जाता है। और इस केस में क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन में कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों का ही वैल्यू जो है वो जीरो आ जाता है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन था। आई होप समझ आया आपको। एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर समझ आएगा। पहला बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में दे रखा है। ओके, 10वीं क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा, 9th क्लास वाला भी। बट अभी तुमको कैसे करना है, क्रैमर रूल से करना है इसको। तो मैंने क्या बोला, 3 डिटर्मिनेंट लिखो। पहले तो डेल्टा लिखो कोफिशिएंट से, ठीक है। क्या होगा, 3 माइनस 4, 4 और 3। चलो भैया इसको सॉल्व कर लो। 9 और प्लस कितना हो गया 16, ये आ गया 25 के बराबर। फिर मैंने बोला डेल्टा 1 लिख लो। अभी डेल्टा 1 कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा 1 में ये जो कांस्टेंट है
उसको मुझे यहाँ पर डेल्टा के पहले कॉलम में रिप्लेस कर देना है। मतलब 3 4 की जगह पे आ जाएगा 2 3, दूसरा तो वैसे ही रहा, तो 6 और प्लस 12 ये कितना हो गया भैया, 18 हो गया। फिर और क्या बताया मैंने, डेल्टा 2 लिख लो। डेल्टा 2 कैसे लिखना है, डेल्टा 2 यही जो कांस्टेंट है वो इस सेकंड कॉलम की जगह पे रिप्लेस कर देना है, सही है। तो सेकंड कॉलम को अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 3 4 लिखा था पहले में, तो 3 4 ही आ गया। -4 और 3 की जगह पे 2 3 आ गया, तो 9 और -8 कितना हो गया भैया, ये 1 हो गया। अब देखो क्या ये डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो है, बिल्कुल, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन अगर हो गया तो फिर क्रैमर रूल लगा दो। x बराबर क्या बोलते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा माने 18/25, और y बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 डेल्टा माने 1/25। ये जो है हमारा आंसर हो गया। कहीं पर भी हमने ना कोई सब्स्टिट्यूशन किया, ना एलिमिनेशन किया, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सिर्फ प्योरली डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी मेथड को क्रैमर रूल बोला जाता है या डिटर्मिनेंट मेथड बोला जाता है। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो बोर्ड वाले लोग उसको स्किप कर देंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं भाई क्या है। दूसरा प्रॉब्लम है, अगेन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ही दे रखे हैं, 2 वेरिएबल वाले। ए और बी का वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे कि ए और बी का वैल्यू बताओ। पहला पार्ट ये है कि यूनिक सोल्यूशन हो जाना चाहिए, दूसरा है इन्फिनाइट सोल्यूशन हो जाना चाहिए। ओके, अच्छा अभी मान लो ये तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि मतलब ये कहीं पे लिखा तो होगा नहीं, वहाँ तो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, है ना। बोर्ड में तो आएगा नहीं, ये कहाँ पे आएगा, मेंस और एडवांस में आ सकता है, तो वहाँ लिखा तो होगा नहीं, वो तो ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, आपको जैसे मर्जी करो। 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन अगर हैं तो 10वीं क्लास में जो नेचर ऑफ रूट पढ़े थे उसके नेचर ऑफ सोल्यूशन, उसका यूज हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सोल्यूशन देख लेते हैं, आ जाओ। a² x - by बराबर a² - b, ये पहला हो गया। bx - b² y इक्वल टू 2 + 4b, ये दूसरा हो गया। ओके, पहला पार्ट उठाते हैं भाई। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा माने ये वाली चीज़, नॉट इक्वल टू 0, बहुत आसान है। -a² b² और +b² नॉट इक्वल टू 0, b² यहाँ से कॉमन, तो 1 - a² नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब b नॉट इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू ±1। ये पहला सॉल्व हो गया। क्या बोल रहे हैं कि b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, साथ साथ में x का वैल्यू +-1 नहीं होना चाहिए। इनके अलावा तुम चाहे जो मर्जी वैल्यू रख लो, हमेशा इस क्वेश्चन का, इस दोनों इक्वेशन का हमेशा जो है वो यूनिक सोल्यूशन आएगा। ओके, यही केस हमने याद किया था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आंसर इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि b कैन बी एनी रियल एक्सेप्ट व्हाट 0 एंड a कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +1 एंड एक्सेप्ट -1। सही है। दूसरा क्या बोल रहे थे, सेकंड पार्ट हमारा था सेकंड पार्ट था भैया इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए मैं सीधे, वैसे तो मुझे क्या करना चाहिए, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 1 भी 0 और डेल्टा 2 भी 0, तीनों चीज़। सही है कि नहीं, चलो वैसे ही करके देख लेता हूँ मैं। डेल्टा 1 मस्ट बी 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यही वाला तो आ रहा है, इसको सीधा लिखता हूँ मैं, b² × 1 - a² इक्वल टू 0। अब इधर से क्या मिला, ये पहली चीज़ है, इधर से मिला b बराबर 0 या फिर a बराबर +-1। और क्या होना चाहिए, डेल्टा 1 भी 0 होना चाहिए। तो डेल्टा 1 कैसे मिलेगा भैया, डेल्टा 1 तो पहला कॉलम मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा a² - b और 2 + 4b के साथ, फिर यहाँ -b और -b² हो गया। ओके, ये भी 0 रहना चाहिए। तो आज भी इसको और सॉल्व कर लिया मैंने। अब इसको मैं
देखो b बराबर 0 या फिर a बराबर ±1, यही रखना है मुझे। ओके, अब एक चीज़ देखो, b बराबर 0 तो हो नहीं सकता है। ये कैसे समझ आ रहा है कि b बराबर 0 तो अपने आप दिख रहा होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये हो गया तो दूसरे इक्वेशन पे ध्यान दो। दूसरा इक्वेशन बड़ा ही एब्सर्ड सा इक्वेशन बन जाएगा, अजीब सा, मतलब 0 बराबर 2 आने लगेगा। ये ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। तो इसका मतलब b बराबर 0 तो हो नहीं सकता भैया। अब b बराबर अगर 0 नहीं है तो फिर भी डेल्टा को 0 होने के लिए a का वैल्यू या तो 1 रखना पड़ेगा या तो -1 रखना पड़ेगा। सही है कि नहीं? ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a बराबर 1 रख के सॉल्व करता हूँ एक बार। तो 1 माइनस बी, यहाँ पे आ गया -b, यहाँ हो गया 2 + 4b और ये हो गया -b², ये 0 होना पड़ेगा। तो अब सॉल्व कर लो इसको, -b² + b³ + 2b और +4b² बराबर 0। सही है भाई। b³ + 3b² + 2b बराबर 0, b कॉमन, b² + 3b + 2 बराबर 0। b का वैल्यू 0 तो है नहीं, इसका मतलब ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो यहाँ से ये देखो, इसका फैक्टराइजेशन b+1 और b+2 हो गया, मतलब b बराबर -1 या फिर b बराबर -2। तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन मिल गया। क्या क्या यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सेकेंड पार्ट का आंसर, a बराबर 1 के साथ b बराबर -1, a बराबर 1 के साथ b बराबर -2। दो सोल्यूशन ये हैं। ओके, अच्छा नहीं, अभी तो ये मैंने डेल्टा 1 0 किया है, डेल्टा 2 भी 0 करना पड़ेगा इसमें। ओके, तो अभी तो मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि क्या पता इसके लिए b बराबर, इसके लिए डेल्टा 2 का वैल्यू 0 ना हो रहा हो, वो भी होना पड़ेगा 0। एक चीज़ देखो, यहाँ पर डेल्टा वाले मेथड से हम चल रहे हैं तो काफ़ी ये लेंदी हो रहा है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। समझ तो आ ही गया तुम्हें, तो मैं वो 10वीं क्लास वाली जो चीज़ है सीधे उसका यूज कर लेता हूँ मैं। इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए क्या केस होता है, ऐसा कुछ केस होता था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या, c1/c2। सही है कि नहीं? इसका मतलब a² बराबर b/b² बराबर a² - b/2 + 4b। इसको देख के तुरंत पता चला कि b बराबर 0 तो हो नहीं सकता, वो तो हमने पहले भी देख लिया था इधर से। अब b बराबर 0 नहीं हो सकता तो बस फिर इनको सॉल्व कर लेते हैं आपस में। ओके, इसको सॉल्व कर लो, दूसरे तीसरे को, या पहले दूसरे को सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है। a बराबर 1 रख के चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो वो कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है मुझे वही 2b + 4b², सॉरी 2b + 4b² इक्वल टू, a का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया है, ये 1 है, तो b² - b³। सही है, वही पहले वाला इक्वेशन बन गया, b³ + 3b² + 2b बराबर 0। यहाँ से b बराबर क्या आता, -1 आया था और -2 आया था। सही है, ओके भाई। अब a बराबर जो है वो -1 अगर रखें तो देखो, a बराबर अगर -1 रखें तभी ये सेम ही इक्वेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ तो a² है ना, उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके लिए भी b का वैल्यू जो है वो -1 और -2 ही आएगा। सही है, ये दोनों हिस्सा तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं यहीं पे। ये डेल्टा बराबर 0 का मतलब ही क्या था, ये वाली चीज़। तो बस ये आंसर हो गया। आंसर की बात करेंगे तो a बराबर 1 के लिए अगर मैं ऑर्डर पेयर a, b की बात करूं तो a बराबर 1 के लिए b बराबर -1 आया और b बराबर -2 भी आया, और a बराबर -1 के लिए b -1 आ गया और -2 आ गया। a और b का ये 4 पेयर पॉसिबल है। ठीक, ओके। अगले लेक्चर में चलो मैं 3 वेरिएबल के बारे में डिस्कस करूँगा।
ये वाले को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।